उनको अपने इस कार्यक्रम में लाएं, उनसे बातें करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी परिस्थितियां सामने आएंगी। हमारे साथी आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये अंतर, जीत और हार का अंतर, यानी कि कांग्रेस की सीटें यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो अभी हम देख रहे हैं कि 38 से 40 सीटें, यानी कि 39 सीटें, या तो 38 या 39 या 40 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, जिससे कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन जैसा गणेश पाठक जी बता रहे हैं, उस आधार पर एक उत्तराखंड का की जनता, वहां के वोटर्स का जो मूड है 2000 से लेकर के अभी तक, उस मूड के आधार पर उत्तराखंड की जो जनता है जिसको देती है छप्पर फाड़ के देती है। यानी पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि 57 सीटें बीजेपी के खाते में और 11 सीटें मात्र कांग्रेस के खाते में आई थी। हो सकता है कि इस बार वो उलट जाए। और खासकर जो अभी गणेश पाठक जी कह रहे हैं कि तराई का पार्ट बहुत ही मजबूती के साथ भाजपा लड़ती रही है, लेकिन इस बार यहां कमजोर दिखाई दे रही है। अगर तराई में भी भाजपा कमजोर हो गई, यानी पहाड़ों को छोड़ करके तराई में भी कमजोर हो गई, तो सुपड़ा साफ हो सकता है भाजपा का। लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी है, वो है आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में लगातार बात हो रही है। वो कितना काम आता है और वो कितनी मेहनत करती है, ये देखना होगा। अपने बाकी दोनों साथियों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा और गोवा का लेकर आपके सामने लाऊंगा और उसके बाद चलेंगे सीधे प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। लेकिन गोवा के आंकड़े जो हमारे सर्वे, हमारे ओपिनियन पोल का आंकड़ा आने से पहले गोवा की 2017 की दलीय स्थिति दिखाइए और उसके बाद आज की वहां की जो वर्तमान दलीय विधानसभा की स्थिति है वो दिखाता हूं, ताकि समझना बहुत आसान हो जाए। चलिए सबसे पहले 2017 में देखिए, गोवा में 13 सीटें आई थी बीजेपी के खाते में, 17 सीटें आई थी कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 7 सीटें। ये है गोवा की 2017 की स्थिति कि जो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 13 है और 17 कांग्रेस के खाते में, लेकिन सरकार बनी किसकी आप जान रहे हैं। ये जो अन्य है वो भी आपको बता रहा हूँ। इसमें गोवा फॉरवर्ड पार्टी है जिसके खाते में 3 सीटें गई थी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है जिसके खाते में 3 सीटें गई थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसके खाते में 1 सीट और निर्दलीय 3 सीटें। ऐसे ये 3 3 6 3 9 1 10 सीटें ऐसे थी और उसके अलावा 17 और 13 सीटें। इस प्रकार ये टोटल 40 सीटें बनती हैं। इन 40 सीटों में से सरकार बननी चाहिए थी कायदे से, क्योंकि 40 में से 21 सीटें सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जोड़ तोड़ में लगी हुई थी कि मात्र 4 का आंकड़ा तो पार कर ही लेंगे, पा ही लेंगे। लेकिन सुबह सवेरे जब उठे साहब तो मालूम हुआ कि चिड़िया चुग गई खेत, बीजेपी सरकार बना ले गई गोवा में। और ये साहब कौन थे? तो दिग्विजय सिंह जी थे, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी थे। जो भी है इतिहास में दर्ज है, कुछ भी यहाँ एग्जेजरेशन नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं है। जो बातें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ और पहले भी रखता रहा हूँ। लेकिन आज की दलीय स्थिति वहाँ की क्या है ये भी देख लेते हैं। कांग्रेस के पास उस समय आपको बताया अभी कि 17 सीटें थीं, लेकिन आज कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं ये भी देख लीजिए। ज़रा दिखाइए गोवा की आज की स्थिति। गोवा की आज की स्थिति जो है वो जरा स्क्रीन पर लेके आइए। देखिए गोवा विधानसभा, तो हाँ, गोवा विधानसभा में आज की स्थिति देखिए। कांग्रेस के पास मात्र 4 सीटें हैं और बीजेपी के पास आज की तारीख में 27 सीटें हैं। ये देख रहे हैं आप, 27 सीटें हो गई हैं। 13 से 27 सीटें बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 4। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है उनके पास 3, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1, ये सब वैसे ही हैं। लेकिन टूट करके कांग्रेस के लोग ज़्यादातर गए हैं, 1 सीट खाली है, ये है। और इसके ये जो वर्तमान स्थिति आपको दिखा रहे हैं, आज की दलीय स्थिति, कांग्रेस अपनी सरकार को किस मजबूती के साथ पकड़ी हुई है ये आप देख रहे हैं। अब चलिए आज जो हमारा ओपिनियन पोल है वो क्या कुछ कहता है, ये आंकड़े आपके पास लेकर आते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े लाइए, ये देखिए। गोवा में आज की तारीख में बीजेपी गठबंधन को 13 से 15 सीटें, यानी पहले जितनी सीटें थी 13 सीटें, वही 13 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस गेन कर रही है आज की तारीख में, जबकि फलेरो जा चुके हैं। उनके 10 विधायक एक साथ एक मुश्त टूट कर चले गए थे, आपको याद होगा। उसके बाद भी गोवा में कांग्रेस जो है एक लहर कह सकते हैं, वो 20 से 22 सीटें आती हुई कांग्रेस के खाते में और 4 से 6 सीटें जिसमें आम आदमी पार्टी भी है और भी दूसरे दल हैं, वो सब हैं। अब सीधे आना चाहूँगा उत्तराखंड से लेकर के गोवा तक। और प्रशांत टंडन जी,
आप गोवा पर भी नज़र रख रहे हैं, गोवा की परिस्थितियां आप जान रहे हैं, बीजेपी और वहां अब टीएमसी जो है वो भी एक बड़े खिलाड़ी को अपने मतलब कांग्रेस के बड़े खिलाड़ी को अपने पाले में लाने के बाद शायद कांग्रेस को और भी परेशान करने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारे जो ये आंकड़े हैं इस आधार पर आज की तारीख में गोवा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है, क्या कहेंगे? जी, गोवा और आपने पहले चर्चा की उत्तराखंड की, तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में और फिर मैं गोवा के बारे में बात करूंगा। देखिए, उत्तराखंड में पिछले कुछ इलेक्शंस में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे जो समीकरण है चुनाव के वो बदल रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव रावत के मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ और वो बदलाव जो सोशल इक्वेशंस है वो बदले और उसमें आप देखिए कि बीजेपी को भी रावत को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और एक नहीं दो रावत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो एक तो ये कि वहाँ पे जो हरीश रावत हैं वो एक बड़े नेता के रूप में उभर के आ चुके हैं और भले ही वो आगे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे नहीं होंगे ये कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन एक उन्होंने जमीन तैयार कर दी है कांग्रेस के लिए वहां पे जिसका फायदा उनको मिलेगा। जैसा पाठक जी कह रहे थे कि कुमाऊं या हरिद्वार और ये सब ये ठीक है, वो अलग अलग इक्वेशंस हैं और बीजेपी को नुकसान देखिए बार बार पार्टी बदलने, जो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार में एक इंजन जो पटरी से उतर रहा है बार बार, इसका नुकसान उनको मिलेगा, इसका नुकसान उनको होगा। इसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ था आपदा के वक्त, बार बार जो बदले थे मुख्यमंत्री तो उसका नुकसान उनको भी हुआ था, कांग्रेस को भी हुआ था नुकसान, तभी कांग्रेस चुनाव हार गई थी, आपदा प्रबंधन की वजह से चुनाव हार गई थी। तो एक तो उत्तराखंड में जो आप संकेत बता रहे हैं वहाँ पे ये, दूसरा उत्तराखंड में बहुत बड़ा जो उनकी इकोनॉमी का फैक्टर है वो फौज में जो लोग हैं, जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, वहाँ पे देखिए बहुत सारे अनफिनिश्ड अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं। वो प्रोमिसेस मतलब वन रैंक वन पेंशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस भी वहाँ पे प्ले करते हैं। दूसरी जो गोवा की जहाँ तक बात है, देखिए गोवा में पिछली बार भी कांग्रेस को एज था, आपने बताया कि किस तरीके से मैनिपुलेट होकर वो हो गया। अभी गोवा में माइनिंग माफिया के संघर्ष चल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी को जो एज मिलेगा वो कोंकण इलाके से मिलेगा, जो नारायण राणे का प्रभाव वहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो उसकी वजह से वहाँ पे उसका असर जाएगा। लेकिन गोवा में जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है सर्वे, वो कमोबेश ठीक रहेगा और वहाँ पे जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे गई है और कोशिशें कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के काफ़ी लोग कांग्रेस में आ भी सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। और वहाँ पे आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में भी और गोवा में भी जैसा मीडिया में बड़ा प्रचार है या सोशल मीडिया पे, वैसा इम्पैक्ट होगा नहीं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आने वाले समय में जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की आम आदमी पार्टी वहाँ जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन हो सकता है कि उसके कई जो कार्यकर्ता हैं, नेता जो हैं, वो हो सकता है कि कांग्रेस ज्वाइन कर लें। और ये सही बात है कि पिछले चुनाव में भी वहाँ का जनाधार, जनता का एक बड़ा जो पार्ट है, जो वोटर्स का पार्ट है, वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। इसकी नाराज़गी भी है गोवा में। और ये जब हमारे सर्वे की जो टीम है जब बात करती है तो ये बातें झलक कर आती हैं कि गोवा में सरकार किसकी बननी थी। इसलिए बार बार मैं ये बात कहता हूं कि सुबह जब उठे तो चिड़िया चुग गई थी खेत, और अब क्या इस बार अब चूंकि पी चिदम्बरम वहाँ के प्रभारी हैं, वो कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस बार वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इस बार मौका हाथ से नहीं गंवाना है। उनके लिए भी एक चुनौती है कि सरकार वहाँ कांग्रेस की बनाकर दिखाएं। खैर, अब बढ़ें आगे
और उस राज्य की तरफ, मणिपुर की तरफ, मणिपुर और गोवा पर ज़्यादा ध्यान हम उत्तर भारत में बैठे हुए लोग नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छोटे राज्यों में धीरे धीरे करके बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई और उसका असर जब आप लोकसभा में पहुंचते हैं तो क्या पड़ता है, प्रभाव, वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मणिपुर से घूम करके आने के बाद ही हमारे साथी जयशंकर गुप्त कोरोना से प्रभावित हो गए थे और उसके बाद लंबे समय तक, लगभग 40 दिनों तक इनको कोरोना जो बीमारी थी उससे बाहर निकलने में लग गए थे। लेकिन मणिपुर को बहुत नज़दीक से देख करके आए हैं जयशंकर गुप्त जी, इसलिए उनके पास आऊँगा। मणिपुर और उसके साथ साथ उत्तराखंड और गोवा की चर्चा भी आपसे थोड़ा टिप्पणी उस पर भी चाहूँगा। लेकिन मणिपुर की 2017 की दलीय स्थिति क्या थी? हालात वैसे ही थे जैसे गोवा के थे। आइए मणिपुर 2017 की दलीय स्थिति देखते हैं। बीजेपी 21 सीटें, कांग्रेस 28 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें। ये दलीय स्थिति, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करता हूँ कि 2017 में जो अलग अलग वहाँ अन्य और बाकी पार्टियाँ, बीजेपी 21 सीट लेकर आई थी, बिल्कुल सही है, और कांग्रेस 28 सीट लेकर आई थी, ये भी सही है। अब देखिए 60 सीटों में से कांग्रेस को 31 सीट या बीजेपी को 31 सीट चाहिए। ये दो बड़ी पार्टियां यहाँ पर उभर के दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस तो बहुत पहले से, बीजेपी उभरी हुई पार्टी थी वहाँ पर। अब ये खेल यहाँ भी हो गया, जैसे चिड़िया चुग गई खेत, वैसे ही चिड़िया वहाँ भी चुग गई थी खेत, और वहाँ 3 सीटें कांग्रेस नहीं ला पाई और सीधे 9 सीटें लाकर 10 सीटें लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार बना ली, यानी कि विपक्ष के जितने भी थे सब बीजेपी के साथ चले गए। अब इसमें कौन कौन थे देखिए, एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ, नगा पीपल्स फ्रंट 4 सीटों के साथ, तृणमूल कांग्रेस ये नहीं गई थी मात्र, लेकिन एलजेपी 1 सीट, निर्दलीय 1 सीट, इन सबको मिला करके वहाँ एलजेपी भी है, वहाँ तृणमूल भी है, 1-1 सीटें हैं। लेकिन ये सब बाद में चले गए कांग्रेस के साथ, माफ़ करें, बीजेपी के साथ मिल गए। और ये स्थिति ऐसी रही कि 60 सीटों में 21 सीटें मात्र लाने वाली पार्टी सरकार में आज भी काबिज है और वहाँ एक अलग तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में ये जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूँ, ये 29 जुलाई 2021 को जो दलीय स्थिति मणिपुर की है, विधानसभा की है, वो ज़रा आपके सामने रख रहा हूँ। जो 21 सीटें, अब ये यहाँ पर बीजेपी 24 सीटें, और इधर कांग्रेस देखिए दूसरे खाने में दिखाई दे रही है। कांग्रेस 16 सीटें, जिसके पास में, कांग्रेस के पास में 28 सीटें थीं, 16 सीटें कांग्रेस के पास में, खाली सीटें पड़ी हुई हैं 7। एनपीपी मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी के पास में 4 सीट, नगा पीपल्स फ्रंट 4 सीट, ये उतनी ही हैं। लोक जनशक्ति के पास 1, फिर तृणमूल कांग्रेस के पास 1, निर्दलीय 3, खाली 7। लेकिन बीजेपी 21 से 24 पर पहुंच गई, कांग्रेस 28 से 16 पर आ गई। कांग्रेस मुक्त भारत करने के अभियान में गोवा और मणिपुर, इनका बीजेपी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेट कहा जा सकता है, जहां गोवा में कांग्रेस की जो सीटें 17 थी वहां से 4 सीटों पे आ गई, और जहां यहां 28 थी वहां से 16 पर कांग्रेस की सीटें। आज वर्तमान स्थिति वहां विधानसभा की दलीय स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अब इन दोनों आंकड़ों के साथ साथ अब आज जो अगर चुनाव हो जाए तो ओपिनियन पोल हमारे क्या कहते हैं ये देख लेते हैं, और फिर जयशंकर जी आपके पास आऊँगा सीधा। इन तीनों राज्यों पर संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। तो ओपिनियन पोल 60 सीटों वाले मणिपुर विधानसभा में क्या कुछ है वो ज़रा दिखाइए, सामने लेकर आइए। देखिए यहाँ भी बीजेपी अब की बार सरकार से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। 17 से 19 सीटें ये लगातार, हालांकि जयशंकर जी मैं जानता हूं कि जैसे गणेश पाठक जी ने बताया है कि आपका आंकड़ा थोड़ा कम है, जीत और हार का अंतर जो है वो बढ़ेगा, वैसे ही मैं जानता हूं कि जयशंकर जी भी यहाँ कहने वाले हैं कि मणिपुर में भी आपका आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा टाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी जीत और हार का अंतर बढ़ेगा। तो यहाँ 17 से 19 सीटें बीजेपी की दिखाई दे रही हैं, जबकि आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में 29 से 31 सीट, यानी कांग्रेस यहाँ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, और अदर्स के खाते में 11 से 13 सीटें। बड़ा जो अंतर है 11 से 13 सीटें, पिछली बार भी 11 से 13 सीटें थी, यानी 11 सीटें आई थी कांग्रेस अदर्स के खाते में, जिसमें एनपीपी, नगा पीपल्स फ्रंट के साथ साथ एनपीएफ यानी नेशनल पीपल्स पार्टी, नगा पीपल्स फ्रंट, तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, निर्दलीय तमाम। जयशंकर जी क्या कहेंगे 3 आंकड़े 2017, 29 जुलाई 2021 और आज?
राजीव जी, अगर हम उत्तराखंड से शुरू करें, देखिए पहली बात तो यह है कि अब मतदाता जो है निर्णायक जनादेश देने के पक्ष में साफ दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। मतलब मैं गणेश पाठक की बात से एकदम सहमत हूं कि इस ओर या उस ओर, मतलब बीच में कुछ भी नहीं, ताकि खेल करने का, क्योंकि लोग आज ही जा चुके हैं। जिस तरह से गोवा में और मणिपुर में दल बदल के खेल हुए, मतलब विधानसभा अध्यक्ष ने जो रोल प्ले किया, खासतौर से मणिपुर में, बाद के दिनों में एक बार पता लगा कि सारे विधायक उधर से हट करके सरकार के खिलाफ हो गए, लेकिन उसको फिर टाल के रखा, और जब हेमंत बिस्व शर्मा गए और सारा मैनेज कर लिया, उसके बाद फिर उनके फैसले हुए, सरकार बची रह गई थी। और अभी भी देखिए 7 सीटें खाली हुई हैं, उसी सब में है। तो इसलिए इस बार जो है खास तौर से जो गोवा और मणिपुर का जनादेश होगा वो क्लैरिटी के साथ होगा, मतलब किसी को खेल करने का मौका मिले साफ साफ। उत्तराखंड की जहां तक बात है, देखिए पहली बात तो एक समझ लीजिए कि वो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मुद्दे हैं जो हर राज्य में कारगर होंगे। बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, महंगाई का सवाल है। अब आज देखिए दिल्ली जैसे शहर में 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 105 रुपए के आसपास। और राज्यों में क्या इसका होगा आप समझ लीजिए, मणिपुर वगैरह में क्या होगा रेट, कहा नहीं कहना आप मतलब समझ जा सकता है, इसको भी समझ सकते हैं। उत्तराखंड का भी होगा। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 सवाल जो हैं, भ्रष्टाचार तो खैर वो शाश्वत हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया ज्यादा, लेकिन ये दोनों सवाल हैं। और खासतौर से उत्तराखंड के मामले में, जैसे आप बता रहे थे ना कि लखीमपुर कांड जो है, लखीमपुर कांड का तराई में तो बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि वहां पे 2 तरह की आबादी है। एक तो सिख किसान हैं, बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं, उसमें लेबरर्स भी हैं, काम करने वाले हैं। कृषि बहुत प्रभावित हुई है इस जो सरकार का कृषि विधेयक जो आया है, कानून आया है, उसको लेकर के, और किसान आंदोलन है, उसके प्रति उनकी एक सहानुभूति रही है। तो जो कांड हो गया, उस कांड के बाद तो एक व्यापक गुस्सा जो है दिखाई दे रहा है लोगों के भीतर। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एनरोड कर रही है वहां पर, वो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट में ही डेंट करेगी, क्योंकि जो सेना में जो जता रहे हैं लोग, वहां का पहाड़ के लोग ज्यादातर सेनाओं में हैं। और इस आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, कर्नल कोठियाल जो है, वो भी उसी पृष्ठभूमि के हैं। तो उसको देखते हुए एक तो उसका डेंट उसमें होगा। और तीसरी बात यह है कि जो एक दलित आबादी है उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा तो नहीं है जिस तरह की उत्तर प्रदेश में, ऐसा तो नहीं है, लेकिन है, उल्लेखनीय है। उस आबादी पर भी इस बार कांग्रेस के परंपरागत जनाधार रहे हैं लोग, लेकिन पिछली बार यशपाल आर्य और अपने बेटे के साथ में, और उनके जो समर्थक थे, उन लोगों ने पाला बदल लिया था, भाजपा में चले गए थे। तो एक क्या चंक फायदा, बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अब वो किन्हीं कारणों से वापस कांग्रेस में आ गए हैं, घर वापसी कर गए हैं। और अब इसके बाद माना जा रहा है कि दलित आबादी जो है वो फिर वापस कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पाले में आ सकती है। और इसके लिए कारण और भी है, जिस तरह से पंजाब में उन्होंने एक दलित सिख नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, रणजीत सिंह जी चन्नी को, तो उसका भी एक असर पड़ेगा कि देखो ये पहली बार है किसी जाट सिख बहुल राज्य में भी कांग्रेस ने दलितों पर करते हुए, भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री बनाया है। और उसी ढंग से अभी हरीश रावत ने, पता नहीं, जैसे पाठक जी कह रहे थे, उसका कुछ पता नहीं है कि कब क्या होगा आगे चल करके, लेकिन हरीश रावत ने जिस तरह से एक पेशबंदी की थी कि साहब अब उत्तराखंड में भी एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए, तो हो सकता है कि इस घोषणा के चलते यशपाल आर्य आए हो और उनमें लोग देख रहे हो। वो बात कहां तक होगी मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये फलीभूत हो गई तो फिर भाजपा जो है, जो पाठक जी कह रहे थे, एकदम सही साबित हो जाएगी कि और नीचे जाएगी और कांग्रेस का आंकड़ा थोड़ा और ऊपर हो सकता है। इसी तरह की बात गोवा में, जैसे कहा मैंने, गोवा में तो शाश्वत है, चूंकि पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में ही जनादेश दिया था, थोड़ा कम दिया था, लेकिन जनादेश तो कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए था, कांग्रेस के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनाने के लिए दिया था, लेकिन उसका हरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार अपनी बना ले गई। अब वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, लुइजिनो फलेरियो हैं,
लेकिन अभी उनका कोई संगठन वहां नहीं है गोवा में। जैसे पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़े तामझाम के साथ गई थी और अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सारी घोषणाएं वहां पर भी की थी, लेकिन उनके पास कोई न तो संगठन था न नेतृत्व था। इसके चलते लोगों ने उनको कोई खास तवज्जो दिया नहीं था। मुझे लगता है कि इस बार भी हमको लगता है चुनाव की घोषणा होते होते जब लुइजियाना फलेरियो को भी समझ में आ जाएगा कि साहब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, किसी और पार्टी की बात बनने वाली नहीं है, तो या तो घर वापसी करो या फिर कुछ और रास्ता देखो। तो हमको लगता है कि वो भी साथ पुनर्विचार करें इस बात का। और वहां पर देखिए जो कोंकण की आबादी है, जैसा प्रशांत बता रहे, कोंकण जो सटे हुए इलाके हैं वहां मराठी बोल के लोग जो हैं, तो उनमें वो चूंकि इनका भी है, नारायण राणे का भी है, गोमांतक पार्टी का भी है, वहां पर उनका भी वहीं असर है। लेकिन निर्णायक भूमिका जो होती है। और इन तीनों राज्यों के आंकड़े हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। ये जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑलरेडी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में भी गोवाटी ये आएगी क्योंकि पंजाब कांग्रेस की है। पिछले दिनों सिद्धू बनाम अमरजीत माफ करें कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के बीच जो बिल्कुल एक फाइटिंग